हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम 10th क्लास की एसएसटी बुक में से इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, वो कौन कौन से देशों में कैसे कैसे चल रही होती है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है कि डेवलपमेंट क्या है। देखिए, जब भी डेवलपमेंट का आपके पास कोई भी 1 मार्क में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। हम ना धीरे धीरे हम लोगों की हमारी ग्रोथ होती जाती है। जैसे सबसे पहले हमारे घर में टेलीफोन होते थे, टेलीफोन के बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन के बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी डेवलपमेंट हुई है। पुराने टाइम से लेके अभी तक हमारी जो ये डेवलपमेंट होते जा रही है। तो ऐसे ही अगर अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस। डेवलपमेंट हम किसी चीज़ को तब बोलेंगे जब कोई चीज़ पहले से ज़्यादा ग्रो हो रही है, वो एडवांस होती जा रही है और वो मैच्योर होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी हमारी टेलीफोन वाली। ठीक है, तो आई होप ये जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बिना जो डेवलपमेंट है ना हमारे पास, हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, जो भी डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उनके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। फिर हम जानेंगे कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। फिर हम जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर। देखिए, प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है कि डेवलपमेंट में ज़रूरी नहीं होता कि जो डेवलपमेंट एक के लिए वो सबके लिए हो। इसमें कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे। जैसे कि वेरी फर्स्ट पे मैंने लिखा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। कैसे अलग अलग गोल होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो बच्चा बोलेगा जो पढ़ने में कम अच्छा है वो बोलेगा यार स्कूल से रोज़ छुट्टी हो जाए, या वो बोलेगा जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि उसके 90+ % मार्क्स आए। जो टीचर है वो बोलेगा कि मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आए, मेरा नाम चले, मेरे पास अच्छी अर्निंग हो, है ना। तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि समबडी नीड लैंड, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को रहने के लिए घर चाहिए, किसी को खेती करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पे नीड्स होती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि उनको क्या चाहिए। जो लैंडलेस लेबर का मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। वो बोलेंगे, वो सोचेंगे कि हमें बेटर वेज रेट मिले, कि हमारी सैलरी अच्छी हो जाए, दिहाड़ी के रेट हमें अच्छे मिले, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, और सोशल इक्वालिटी, और मेरे बच्चों को और मुझे सोसाइटी में बराबर का स्टेटस मिले। ये कौन लोग सोचेंगे, जो लैंडलेस लेबर है। लेकिन जो रिच फार्मर है, जो अमीर फार्मर है, वो इनके ऑपोजिट है। अब लैंडलेस लेबर को चाहिए था कि बेटर वेज रेट, अब रिच फार्मर को चाहिए कि उसकी खुद की इनकम हाई हो, स्पॉट प्राइस उसको मिले, लेकिन उसको जो चीप मतलब कि इनपुट्स जो होता है रॉ मटेरियल वो चीप रेट पे मिले, जैसे जो दिहाड़ी वगैरह वाले हैं वो सस्ते रेट पे मिले। अभी ऐसे ही वमेन सोचेंगे कि हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज के टाइम पे भी हम ये नहीं बोल सकते कि वुमन की इक्वालिटी है। अगर किसी भी घर में बच्चे ने लड़के ने पार्टी करने जानी है तो बच्चा अभी भी घर में रात के 12 बजे घर वापस आ सकता है, लेकिन लड़कियों को हम अभी भी ये अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो अब इसके बिना आदिवासी क्या सोचते हैं, आदिवासी सोचते हैं कि उनको प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिन जंगलों में रह रहे हैं वो सेफ रहे और कोई भी डैम वगैरह ना बनाया जाए, क्योंकि उनके जो जंगलों को तोड़ मरोड़ के डैम वहाँ पे बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ से अभी हमें पता चल गया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल कैसे होते हैं। और यहाँ से हम एक प्रिंसिपल ये भी निकाल सकते हैं कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक बंदे के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे बंदे की डेवलपमेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे भी अगर कोई एक हमारे पास एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, तो वो शॉपकीपर क्या सोचेगा कि उसको उसके हर एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इससे उसकी अर्निंग उसकी इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन जो कंज्यूमर क्या सोचेगा, कंज्यूमर सोचेगा कि उसको हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सस्ता मिले, इससे इसकी सेविंग इंक्रीज होगी। तो दोनों में से एक की डेवलपमेंट दूसरे की डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के जब हम बोलेंगे कि ये इसके विकास के लिए ज़रूरी है तो वही चीज़ दूसरे का भी विकास करेगी, ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट है पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गुड्स रेदर देन वन। जब भी किसी भी बंदे को हम कोई डेवलपमेंट के लिए किसी जॉब के लिए बात करते हैं तो जस्ट एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता, वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो आपने 10th पास आउट किया, आपने 12th पास आउट किया, आपने IELTS किया और आप बाहर चले गए। जब आप बाहर जाओगे तो किसी जगह पे आपको दो तरह की जॉब मिलेगी।
एक जॉब आपको मिल रही है $200 में, ठीक है, $200 में आपने क्या करना है, मतलब कि वो कंपनी आपको जॉब दे रही है, और दूसरी जॉब आपको मिल रही है $500 में, ठीक है, तो आप कौन सी जॉब को प्रेफरेंस दोगे? आपको लगेगा कि सर हम 500 वाली जॉब को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस के इन दोनों जॉब में, जो 200 जॉब है ना $200 वाली, वो वहाँ पे आपको रहने के लिए घर दे रहे हैं, मतलब कि 2 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, आपको टीवी मिल रहा है, आपको एसी मिल रहा है, और आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना। लेकिन ये जो $500 वाली जगह है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा खर्चे पे करने पड़ेंगे। कैसे एक्स्ट्रा खर्चे पे करने पड़ेंगे? आपको यहाँ पे मतलब जस्ट सैलरी मिलेगी, आपको खुद का घर खुद ढूंढना है, टीवी वगैरह, एलसीडी वगैरह, एसी वगैरह, वो सारा खर्चा खुद करना पड़ेगा। तो अभी आपको पता चला कि यार यहाँ पे तो बड़ी परेशानी है, तो इसको रहने दो, इसमें हमें $200 के बिना और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी बंदा अपने डेवलपमेंट की बात करता है, अपनी ग्रोथ की बात करता है, तो वो जस्ट एक एस्पेक्ट के ऊपर नहीं देखता, वो अलग अलग फैक्टर देखता है। एग्जाम्पल है, जब हम कोई जॉब चूज़ करते हैं उस टाइम पे हम ये भी देखेंगे उसमें सैलरी कितनी है, फिर हम ये देखेंगे कि वो जगह हमारे घर से कितनी दूर है, फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स कितनी है, फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास आएगा, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। जब हम दो देशों का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि कौन सा देश आगे है? जैसे अगर आप क्लास में कंपैरिजन करोगे कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो अब जस्ट एक सब्जेक्ट पे नहीं आओगे कि ये बच्चा मैथ में, एसएसटी में, साइंस में अच्छा, तो सब में अच्छा होगा, उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही जब हमने दो देशों का कंपैरिजन करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन, मतलब कि वो कौन कौन से कितने फैक्टर्स हैं, कैसे पता चल गया कि कौन सा देश आगे कौन सा देश पीछे है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हमने अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना होता है, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, उनमें कुछ चीज़ें सेम क्योंकि कुछ चीज़ें अलग भी होंगी। सो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द ऑफ द पर्पस ऑफ द कंपेयरिंग। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कंपेयरिंग का पर्पस कौन सा है और हम वैसी चीज़ें उठाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो इनकम है ना, इनकम तो वो हर एक देश का सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है। इनकम को तो हमने काउंट करना ही करना है, हर एक देश में काउंट करना है। वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है कि एक देश में रहने वाले, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं वो अपने देश में से कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एक कंट्री और ये एक इंडिया है, इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग रह रहे हैं और हर एक बंदा कोई ना कोई कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमा रहा है। तो ये सभी लोग जितने भी पैसे कमा रहे हैं ये इस देश की नेशनल इनकम है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होगा? देखिए पहले ना आप इसको अपनी फैमिली में कन्वर्ट कीजिए इस एग्जाम्पल को। जैसे एक फैमिली में 4 लोग हैं और वो चारों लोग कितने पैसे कमा रहे हैं? वो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ये उनकी फैमिली की इनकम होगी। ऐसे ही एक देश में कितने लोग हैं, वो सभी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे देश की नेशनल इनकम होगी। ये क्लियर है? अच्छा, अब फैमिली में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। अब 4 मेंबर और टोटल पैसे कमा रहे हैं 1 लाख रुपये, तो 1 लाख को 4 के साथ डिवाइड कर दो, तो हम ये मान के चलेंगे कि लगभग हर एक बंदा 25,000 रुपये कमा रहा होगा। जरूरी नहीं है कोई ज़्यादा कमा रहा, कोई कम कमा रहा है, लेकिन एवरेजली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये हम न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी बार सुनते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे देश में हमारे देश में रहने वाले लोग हैं ना, इनका पैसा बस ये देश के अंदर से कमाना है, बाहर वाला पैसा नहीं हमने काउंट करना है, ये अपने देश के अंदर से कितना पैसा कमा रहे हैं, बस उस पैसे को हम जीडीपी बोलते हैं। या फिर अगर आपने समझना है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। हम लोग इन तीनों सेक्टर में से कितना पैसा कमा रहे हैं वो हमारे देश की जीडीपी होती है, लेकिन वो पैसा हमारे देश के अंदर से ही आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें जो हमने नेशनल इनकम बोली है ना, ये दोनों सेम ही है। नेशनल इनकम और ग्रोस जीएनपी ये दोनों सेम मीनिंग है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है फिर दो देशों को कंपेयर करने के लिए, मतलब कि जब हमने अलग अलग देश का कंपटीशन करवाना है, कौन सा देश फर्स्ट आ रहा है, कौन सा देश सेकंड आ रहा है, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। वेरी फर्स्ट मेथड है यूएनडीपी, दूसरा मेथड है वर्ल्ड बैंक। एक तो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता है कि कौन सा देश फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, और एक यूएनडीपी बताता है कि कौन सा देश फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। अभी यूएनडीपी की फुल फॉर्म हमारे पास क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
ये देश कैसे चेक करता है, ये चेक करता है कि एक देश के अलग अलग कंपोनेंट देखता है कि उस देश में एजुकेशन रेट कितना है, हेल्थ रेट लोगों का कैसा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि हर एक बंदा एवरेज लाइफ कितनी जी के जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक वो बड़ा शॉर्टकट मारता है, वो जस्ट पर कैपिटा इनकम ही देखेगा। पर कैपिटा इनकम जिस देश की ज़्यादा है वो बता देगा कि ये देश अमीर है, गरीब है, कैसे है। फिर ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, ये अलग अलग फैक्टर को स्टडी कर रहा है। लेकिन ये नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट को उठाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, यूएनडीपी रैंक द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। तो यूएनडीपी देश को जो रैंक देता है ना, वो इसी हिसाब से देता है कि कौन सा देश कितनी मतलब कि तरक्की कर चुका है, कितनी ग्रोथ वो डेवलपमेंट कर चुका है। जैसे कि यूएनडीपी ने इंडिया को 30th रैंक दिया है, ठीक है। टोटल 200+ देश है, उसमें से 30th रैंक है इंडिया का। अभी जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम देखता है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। ये लोगों को कैसे डिवाइड कर, ये रैंक नहीं देता, ये जस्ट कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ये बताता है कि कौन सा देश लोअर कैटेगरी में आएगा, कौन सा देश अपर कैटेगरी में आएगा, कौन सा हाई इनकम कैटेगरी में आएगा, कौन सा मिडल कैटेगरी इनकम में आएगा। इसने इंडिया को लोअर मिडल इनकम ग्रुप में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट हम क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट होता है कि देखिए एक देश में वो कितने लोग हैं जिनकी एज 7 ईयर या 7 ईयर से प्लस है, ठीक है, और वो एजुकेटेड है। एक देश में टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है ना, टोटल जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को डिवाइड करना है हमने उन लोगों के साथ जो 7 ईयर और प्लस एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये लोग लिटरेसी रेट में आते हैं। लिटरेसी रेट को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें, बुक में लिखा भी हुआ है कि जो केरला है ना, केरला, ये केरला इंडिया का, इसमें 100% लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट केरला है इंडिया में, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हमारी बुक में इसके बारे में काफ़ी कम लिखा है, +2 इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में लिखा जाता है, लेकिन ये आने वाले टाइम में ना ये टॉपिक बहुत ग्रोथ करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हम किसे बोलते हैं। तो इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो मनी है ना, मनी आपकी, देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दोनों आपस में इंटरलिंक कैसे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो अब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पैसे से सारा कुछ खरीद सकते हो, ठीक है, कि आप हर एक चीज़ परचेज कर सकते हो। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल लाइफ, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए। जैसे आप पैसे से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, वो नहीं परचेज कर सकते। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर लोगे, लग्जरीज लाइफ फुलफिल कर लोगे, अच्छे से जी लोगे। लेकिन साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट आपके लिए लेके आना वो थोड़ा मुश्किल वाला काम है। तो ऐसे ही एक्चुअल में हम वही चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं जो दूसरी कम्युनिटी हमें देना चाहती है, या दूसरी कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं पे प्रोड्यूस करके रखा है, या हमें वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो दूसरी कम्युनिटी के लिए भी अच्छी हों। नेक्स्ट है पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए हर एक देश ना, मतलब कि हर एक देश की गवर्नमेंट जो अपने लोगों को जो वो फैसिलिटीज़ जो लोग नहीं ले पाते, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो सरकार उनके तक बेसिक नीड पहुंचाने का एक सिस्टम बना के रखती है, उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पीपल डू नॉट फेस फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम व्हेन पीडीएस शॉप्स वर्क इन ए फेयर मैनर। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जैसे कोरोना का टाइम आया था, जो लोग दिहाड़ी वाले हैं, जो लोग ऑटो वगैरह चलाते हैं, वो जितना पैसा कमाते हैं उतना रात को खर्च कर लेते हैं, तो उनके पास 2-4 दिन से ज़्यादा सेविंग नहीं होती, 2-4 दिन के ज़्यादा खर्चे से के लिए उनके पास सेविंग नहीं होती। तो जब उन लोगों को फिर खाना चाहिए, अनाज चाहिए, चावल चाहिए, वो कैसे करते हैं। तो आपने अपने शहरों में देखा होगा कि गवर्नमेंट ना एक वो कार्ड बनवाती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड देख के, फिर आपको वो 2 रुपये किलो कणक, 4 रुपये किलो चावल वगैरह कुछ ऐसे समथिंग मिल जाता है। इस सिस्टम को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारी कमियाँ हैं। हमारी गवर्नमेंट लोगों के लिए काफ़ी सारा अनाज भेज देती है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, वो अपने लिए रख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, और लोगों को काफ़ी कम देते हैं। जैसे किसी बंदे को 200 किलो देना है तो इसको 100 किलो ही दे पाएंगे, 150 किलो ही देते हैं, बाकी खुद के पास रख लेते हैं। तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लोगों को फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर ये जो पीडीएस जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल अच्छे से फेयर मैनर से काम करने लग जाए। जितना अनाज भेजा गया है लोगों तक पहुँचाया जाए, सही वे से पहुँचाया जाए और ऑनेस्टी से पहुँचाया जाए, ठीक है। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा।
देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं आपको एग्जांपल के बाद साथ ये समझाना चाहूँगा, ये क्या बोलते हैं हम इसे सस्टेन। अगर यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है और किसी बच्चों को पानी की प्यास लगी, तो वो बच्चा गया वाटर कूलर के पास, उसने पानी का पूरा गिलास भर लिया और उसमें से बस 2 सिप लेके पानी बाकी फेंक दिया, गिरा दिया, क्योंकि उसका जूठा पानी तो अब कोई पिएगा नहीं। तो अभी हम उसको डांटेंगे, यार बच्चे आपने क्या हरकत की है, जितना पानी चाहिए था आप उसको ही लो। वो बोलेगा सर इसमें क्या है, मैं बोलूँगा जो पानी आपने गिरा दिया अगर आपने कम लिया होता वो दूसरा बच्चा पी लेता। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पानी दूसरा बच्चा पी लेता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे रिसोर्सेज का इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए कि ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाएं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में लाइट टीवी स्विचेस ऑन हमेशा चलती रहती है, कभी बंद करके नहीं बाहर जाती। मोबाइल चार्जिंग की जो चार्जिंग की स्विच है वो हमेशा ऑन रहती है। इससे हमें नुकसान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को फेस करेगी, सफ़र करेगी। तो अब रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना कि आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा। आपको सबको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पे पानी की काफ़ी सारी शॉर्टेज है। जब मोटर वगैरह लगती थी खेतों में तो 40-50 फीट पे वो लग जाती थी। अब वो 400-500 फीट गहरा करना पड़ रहा है खड्डा हमें पानी निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट बार-बार लोगों को बोल रही है, चीख-चीख के बोल रही है कि आप वैसी फसल मत उगाओ जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये जीडी वगैरह की, इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि इसको भी कम आप इसके प्रोडक्शन करो। अगर आप नहीं प्रोडक्शन करोगे 10 सालों तक ये इसकी प्रोडक्शन होनी बंद हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा। तो हमारे फार्मर बोलते हैं कि हम तो जी जीरी प्रोडक्शन करेंगे, इसमें ज़्यादा मार्जिन है। फिर किसी ने पूछा कि 10 साल बाद आप कौन सी फसल की प्रोडक्शन करोगी जब पानी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि तब हम वो फसल उगाएंगे जिसको पानी की कम ज़रूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि वो पानी फिर वो फसल की प्रोडक्शन आप अभी कर लो, ताजो 10 साल के बाद आने वाली जनरेशन को इस चीज़ का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़ करना ऑफ द रिसोर्सेज, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंट, ये सोच के नहीं कि जस्ट हमें अभी इसको यूज़ करना है, ताजो आने वाली जनरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ऐसा रिसोर्स का फेयर यूज़ करना कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट का। देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जब पूरे देश की ग्रोथ हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके कुछ 3-4 पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल, जब सब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रही है। जब हम ये बोलेंगे कि रिसोर्सेज का फेयर और जस्ट यूज़ हो रहा है, जस्ट यूज़ मतलब जितना चाहिए उतना यूज़ हो रहा है, जितना पानी पीना है अगर हम उतने पानी गिलास में भरना शुरू कर देंगे, बाकी नहीं गिरेगा, तो भी ये नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी। टेकिंग इकोनॉमिक बेनिफिट मेजोरिटी डिसीजन, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो मेजोरिटी को बेनिफिट देने वाले हों। ये ना हो कि कुछ 2-4 लोगों का इसमें बेनिफिट है बस वही डिसीजन लिए जाए। फिर प्रोवाइड बेसिक नीड्स, फूड शेल्टर क्लोथ, लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं फूड शेल्टर क्लोथ एजुकेशन हेल्थ वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उस दिन हम बोलेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 2-3 बार देखो, आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन है वो यही इन 3-4 पेजों में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू।